जी वेलकम विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में विद होल्डिंग एजेंट के बारे में। जो भी एक डेफिनेशन है, जो क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उन्होंने कितने रेट पे टैक्स विद होल्ड करना है और कौन सी सप्लायर कैटेगरी के ऊपर विद होल्डिंग के रूल्स, मतलब उस जब उसको पेमेंट रिसीव होगी तो कौन कौन उसकी पेमेंट पे टैक्स विद होल्ड करेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो उसमें विद होल्डिंग एजेंट की लिस्ट में जो लोग शामिल हैं, सबसे पहले उसमें फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सेकंड नंबर पे ऑटोनमस बॉडीज़ हैं। थर्ड नंबर पे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और फिर कंपनी आती है, जो कि एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो डेफिनेशन है कंपनी की, वो उसमें कवर हो जाती है। देन देर इज रजिस्टर्ड पर्सन एज ए रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विस। जो बंदा एडवर्टीजमेंट सर्विस रिसीव कर रहा है, उसने पेमेंट करते हुए टैक्स विद होल्ड करना है। और रजिस्टर्ड पर्सन परचेजिंग कैन मोलासिस, ये भी एक विद होल्डिंग एजेंट है। रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग लीड बैटरीज। और लास्टली देर इज ऑनलाइन मार्केट प्लेस की बड़ी एग्जांपल दराज है। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने पेमेंट करते हुए टैक्स विद होल्ड करना है अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 19। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विद होल्डिंग एजेंट अगर कोई अपना टेंडर इशू करता है कोई प्रोजेक्ट के लिए, उसमें वो डिफरेंट लोगों से प्रपोजल्स और ऑफर्स वगैरह रिसीव करने के लिए टेंडर इशू करता है, उसके अंदर वो मेंशन करेगा अपनी एडवर्टीजमेंट या नोटिस में कि जो वो पेमेंट उस प्रोजेक्ट के लिए सप्लाईज के अगेंस्ट करेगा, उस पर टैक्स विद होल्ड होगा। ताकि जो भी सप्लायर उसको प्रपोजल डाले तो अपनी कॉस्ट की जो भी वो एनालिसिस करे, उसमें टैक्स का इम्पैक्ट उसको पहले से शामिल रखना है कि वो टैक्स का जो भी पेमेंट है उस पर एप्लीकेबल होगी। और सारी जो इन्वॉइसेस होंगी वो सेल्स टैक्स के अंडर रजिस्टर्ड लोगों के साथ वो काम करेंगे। सेकेंड नंबर पे विद होल्डिंग एजेंट जो है पेमेंट करते हुए जो भी एप्लीकेबल रेट है उस पर टैक्स डिडक्ट करेगा और बाकी अमाउंट, बैलेंस जो अमाउंट है वो सप्लायर को पे कर देगा। थर्ड पॉइंट इज के अगर विद होल्डिंग एजेंट जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 या फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में रजिस्टर्ड है, तो वो अपनी रिटर्न के साथ जो मंथली रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपका सेल्स टैक्स विद हेल्ड की एक इनवॉइस ऐड करेगा और उसको भी वो एनेक्जर ए के अंदर शो होगी और उसको वो मंथली रिटर्न के साथ पे करेगा। मेरी एक वीडियो इससे रिलेटेड भी है कि सेल्स टैक्स विद हेल्ड की इनवॉइस आप अपनी परचेजेस के साथ एनेक्जर ए में कैसे ऐड करते हैं और उसको रिटर्न में किस तरह लिंक करते हैं। तो उसका लिंक मैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद विद होल्डिंग एजेंट अगर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो इनकम टैक्स के अंदर उसका एनटीएन है और वो रिटर्न फाइल करता है, तो वो इनकम टैक्स के अंदर विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा। तो उसको फिर भी टैक्स, सेल्स टैक्स विद होल्ड करना है, चाहे वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। और वो जब सेल्स टैक्स विद होल्ड करेगा तो उसको पे करने के लिए उसको वही डेट एप्लीकेबल है, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपने पे करना है। और रिटर्न उसकी सेपरेट एक फॉर्म है जो कि विद होल्डिंग एजेंट की रिटर्न का फॉर्म है। उसमें सिर्फ आपका जो अपने टैक्स विद होल्ड किया होता है, सिर्फ वो पे करने का अपनी डिटेल लिखनी होती है और उसको सिंपल आपने सीपीआर उसके साथ अटैच करना है और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। मैंने इनकम टैक्स के अंदर जो लोग विद होल्डिंग एजेंट है उसकी डिटेल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर आप एडवर्टीजमेंट सर्विस रिसीव कर रहे हैं और आपकी इनवॉइस के ऊपर सेल्स की अमाउंट मेंशन नहीं है, मतलब आपने किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से आपने एडवर्टीजमेंट सर्विस रिसीव की है और उस वक्त पेमेंट करते हुए आपको टैक्स विदहोल्ड करना है, क्योंकि आप बीइंग अ विदहोल्डिंग एजेंट आपने हर पेमेंट पर टैक्स विदहोल्ड करना है। तो यूजली हमारी जो मार्केट प्रैक्टिस चलती है वो यही होता है कि अगर आपके अनरजिस्टर्ड बंदे से परचेजेस करते हैं कोई सर्विस, तो पेमेंट करते हुए उसका यही एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसको फुल पेमेंट चाहिए। जैसे लाख रुपए की अगर उसने आपसे आपको सर्विस दी है, तो वो 1 लाख की आपको इनवॉइस इशू करेगा। उस पर वो टैक्स की अमाउंट नहीं लिखे क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। वो आपको कहेगा आप जितना मर्जी टैक्स आप अपने हिसाब से जमा करवा दें एफबीआर में, मुझे मेरी पूरी 1 लाख की पेमेंट चाहिए। तो इस केस में क्या किया जाए कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट भी हैं तो फिर आप पार्शियल पेमेंट भी नहीं कर सकते, उसको टैक्स काट के आपको फुल पेमेंट करनी है। तो उस केस में टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो विद होल्डिंग एजेंट को एज एन एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है अपने बिजनेस पे। इसकी एग्जांपल है, मैंने पेमेंट ड्यू जो है मेरी सप्लायर को वो 1 लाख की है, उस पर सर्विसेज का जो रेट एप्लीकेबल है वो 16% है। अब उसमें सेल्स टैक्स अमाउंट मैं वर्क बैक करके निकालूंगा कि 1 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया 84% से, जो कि मेरा, मैं ये एज्यूम करूँ कि 1 लाख के अंदर मेरा सेल्स टैक्स की अमाउंट शामिल है। तो उससे मेरा 16% में टैक्स निकलता है 19,048 रुपए। इस पे मेरी टैक्सेबल अमाउंट निकल आएगी 1119048। इस पे जो मेरा टैक्स की विदहोल्डिंग बनती है, क्योंकि मैं एक अनरजिस्टर्ड बंदे से विदहोल्ड परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने फुल अमाउंट ऑफ सेल्स विदहोल्ड कर लेना है एडवर्टीजमेंट के केस में। तो फुल अमाउंट ऑफ सेल्स मैं माइनस कर दूंगा, बाकी रिमेनिंग पेमेंट 1 लाख की मैं सप्लायर को पे कर दूंगा। अब इस केस में 19,048 रुपीज का जो टैक्स है वो जो विदहोल्डिंग एजेंट है उसके बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए भी किया गया है कि आपको चाहिए कि आप रजिस्टर्ड बंदे से परचेज करें, ताकि आप जो टैक्स
डिडक्ट करें वो आपके एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस ना बने वो, बल्कि आप डायरेक्ट पे करें और आपने इनपुट टैक्स जो दूसरा पे किया हो अपने दूसरे परचेज के अगेंस्ट, वो आप उसको एज अ इनपुट टैक्स अपने आउटपुट टैक्स में से माइनस कर सकें। तो अनरजिस्टर्ड बनने से आप कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें आपके जो रेवेन्यू है उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। लास्ट में एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदहोल्डिंग एजेंट की, उसमें ये मेंशन है कि आप जब टैक्स विदहोल्ड करते हैं तो आपने अपने सप्लायर को एक सर्टिफिकेट इशू करना है जिसके पर आप उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड जिसके अगेंस्ट आपने ये सर्विसेज स्लैश करके सर्विसेज भी इसमें आ जाएगा कि आपने जिसके अगेंस्ट टैक्स विदहोल्ड किया है, और अमाउंट ऑफ टैक्स जितना आपने डिडक्ट किया है वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो आप सीपीआर नंबर भी मेंशन कर सकते हैं कि जो जिसके अगेंस्ट आपने टैक्स उसका जमा करवाया, ताकि वो उसका इम्पैक्ट अपनी रिटर्न में सर्च कर ले कि ये सीपीआर नंबर उसके रिटर्न में कहाँ शो हो रहा है। नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट सेल्स टैक्स विद होल्डिंग रेट्स ऑन पेमेंट टू सप्लायर्स। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपका सप्लायर अगर एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में है ऑफ सेल्स टैक्स का मतलब वो अगर फाइलर है, रिटर्न फाइल करता है, तो सबसे पहली कैटेगरी अगर होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर की है, तो इस केस में आपने बीइंग अ विदहोल्डिंग एजेंट 1/10 ऑफ सेल्स टैक्स एज शोन ऑन इनवॉइस उसका विदहोल्ड करना है। सेकंड केस में जो भी सप्लायर आपके एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में है अदर देन होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके केस में आपने 1/5 विदहोल्ड करना है ऑफ सेल्स टैक्स एज शोन ऑन इनवॉइस, क्योंकि जो आपका सप्लायर एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में होगा वो आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करेगा जिसमें सेल्स टैक्स की अमाउंट मेंशन्ड होगी। तो जो अमाउंट इनवॉइस पर मेंशन्ड है आपने होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर के केस में 1/10 विदहोल्ड करनी है, और दूसरे सारे केसेस में आपने 1/5 विदहोल्ड करनी है। और इस केस के अंदर एक एक्सेप्शन टाइप आप कह लें कि इसमें यह है कि अगर आपका सप्लायर और विदहोल्डिंग एजेंट दोनों रजिस्टर्ड हैं, दोनों मतलब सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, तो उस केस में आपका कोई भी टैक्स विदहोल्ड नहीं होगा, फुल पेमेंट आपका विदहोल्डिंग एजेंट आपको करेगा, कोई भी टैक्स आपका विदहोल्ड नहीं करेगा। लेकिन इसमें एडवर्टीजमेंट सर्विस की एक और एक्सेप्शन है कि एडवर्टीजमेंट सर्विस के केस में चाहे आपका सप्लायर विदहोल्डिंग एजेंट दोनों रजिस्टर्ड पर्सन हो तब भी आपकी विदहोल्डिंग एप्लीकेबल होगी, आपका जो विदहोल्डिंग एजेंट टैक्स काट के आपको पेमेंट करेगा। और इस पूरे सिनेरियो में विदहोल्डिंग एजेंट्स कौन लोग होंगे? वो चार हैं, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और लास्टली कंपनीज एज डिफाइंड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये चार लोग हैं जिन्होंने इस पूरे सिनेरियो में टैक्स की विदहोल्डिंग करनी है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट कैटेगरी सप्लायर्स की है कि जो एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं है, मतलब वो नॉन फाइलर्स हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं लेकिन नॉन फाइलर है, रिटर्न फाइल नहीं की उन्होंने। तो उस केस में अगर विदहोल्डिंग एजेंट आर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, तो होल ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड एज और एज एप्लीकेबल टू सप्लायर्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई, जितना भी टैक्स आपका इन्वॉल्व होगा उसकी सप्लायर्स में, तो आपने वो पूरे का पूरा विदहोल्ड कर लेना है। मतलब इस केस में सेल्स टैक्स जो आपका सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, मतलब आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस वो आपको इशू करेगा, लेकिन वो फाइलर नहीं है। तो उस केस में अगर ये कैटेगरीज के विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं तो वो जितना भी टैक्स उसमें एप्लीकेबल है वो पूरे का पूरा विदहोल्ड कर लेंगे। सेकंड में अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं बीइंग रजिस्टर्ड पर्सन परचेजिंग कैन मोलासिस, तो उस केस में आपने होल ऑफ सेल्स टैक्स एप्लीकेबल जितना भी आपका सेल्स टैक्स मेंशन्ड है आपकी इनवॉइस पे जो एप्लीकेबल है उसके ऊपर वो आपने सारे का सारा विदहोल्ड कर लेना है। थर्ड इज इफ विदहोल्डिंग एजेंट इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जैसे दराज है, अगर वो एक विदहोल्डिंग एजेंट है तो उसने 2% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज विदहोल्ड करना है। तो ये उस केस में है जब आपका सप्लायर एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में नहीं है, वो नॉन फाइलर है और आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं इन कैटेगरीज के अंदर, तो आपने जो रेट्स अभी आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपने उस हिसाब से टैक्स विदहोल्ड करना है। लास्ट कैटेगरी है अगर आप कंपनी है बीइंग अ विदहोल्डिंग एजेंट, तो आपने 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू सप्लाईज विदहोल्ड करना है उन सारी पेमेंट्स पे जो आप सप्लायर को कर रहे हैं जो आपका सप्लायर एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में शामिल नहीं है, जो नॉन फाइलर है। नेक्स्ट कैटेगरी है जी पर्सन्स प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विस, जो आपका सप्लायर आपको एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा है, उस केस में बीइंग अ विदहोल्डिंग एजेंट आपने जो आप सर्विस ले रहे हो उसे आप सारे का सारा सेल्स टैक्स उससे रिकवर कर लेंगे, जो भी उसके इनवॉइस पे उसने मेंशन किया होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो रजिस्टर्ड है, डजेंट मैटर। अगली कैटेगरी है पर्सन सप्लाइंग एनी काइंड ऑफ लीड और स्क्रैप बैटरीज। इस केस में अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं बीइंग रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग लीड बैटरीज, अगर आप लीड बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप कोई चीज ऐसी परचेज कर रहे हैं अपने सप्लायर से जो उस बैटरी बनाने में काम आती है, तो उस केस में आप 75% ऑफ सेल्स एप्लीकेबल विदहोल्ड कर लेंगे, डजेंट मैटर कि आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, फाइलर है, नॉन फाइलर है।
अब कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं जो कि विदहोल्डिंग के जो रूल्स हैं उससे उनको एग्जेम्पशन दी गई है अंडर 11 स्केड्यूल। मतलब जब उनको कोई उनका कस्टमर या विदहोल्डिंग एजेंट उनको पेमेंट करेगा अपने सप्लायर्स के अगेंस्ट, तो कोई टैक्स विदहोल्ड नहीं करेगा। सबसे पहली कैटेगरी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग कंपनीज हैं, लेस्को है, के इलेक्ट्रिक है, इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं, वो आपको उनके कस्टमर जब उनको बिल पेमेंट करते हैं तो कोई भी टैक्स विदहोल्ड नहीं करते, क्योंकि वो अंडर 11 स्केड्यूल एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस में एसएनजीपीएल है, उसके बाद सोई सर्जन गैस है, वो अपनी कस्टमर से जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो कोई भी टैक्स विदहोल्ड नहीं किया जाता। Third is petroleum products is supplied by petroleum production and exploration companies, oil refineries, oil marketing companies, and dealers of motor spirit and high speed diesel. इन लोगों को भी जब इनके प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट पेमेंट की जाएगी तो कोई भी टैक्स विदहोल्ड नहीं होगा। फोर्थ इज सप्लायर्स ऑफ वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल। नेक्स्ट इज सप्लायर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। इन लोगों के ऊपर भी कोई विदहोल्डिंग रूल्स अप्लाई नहीं होते, इनको फुल पेमेंट रिसीव होगी जब ये अपनी सर्विसेज या सप्लायर्स के अगेंस्ट कोई भी पेमेंट रिसीव करेंगे। गुड स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल टू द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। थर्ड स्केड्यूल सेक्शन 1990 का वो है जिसकी आपकी जो रिटेल आइटम्स होती हैं जिनकी प्राइसेस पैकेट में मेंशन होती हैं, उनके सप्लायर्स को भी पेमेंट करते हुए आप टैक्स विथहोल्ड नहीं करते, फुल पेमेंट आप करते हैं इंक्लूडिंग टैक्स। Such goods by importers who paid value addition tax at the time of import। ऐसे सप्लायर्स जिन्होंने इंपोर्ट करते हुए जो भी उनकी वैल्यू एडिशन टैक्स था वो उन्होंने इंपोर्ट के टाइम पे पे कर दिया, उनके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिसके ऊपर उनकी इंपोर्ट ड्यूटी जो भी टैक्स एप्लीकेबल है वो पेड की स्लिप आ रही है, तो उस पर भी विद होल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स के रूल्स अप्लाई नहीं होते उनकी लोकल सप्लायर्स के ऊपर। Supplies made by an active taxpayer as defined in Sales Tax Act 1990 to another registered person with exception of advertisement service। हम ऑलरेडी पिछली जो स्क्रीन थी, पिछली जो स्लाइड थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप और आपका विदहोल्डिंग जो आप अगर आप बीइंग सप्लायर और आपका विदहोल्डिंग एजेंट दोनों एक्टिव सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो आप उसके ऊपर कोई विदहोल्डिंग टैक्स के रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी आपकी पेमेंट करते हुए टैक्स आपका नहीं काटेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका जो रेसिपिएंट है एडवर्टीजमेंट सर्विस का वो पेमेंट करते हुए फुल अमाउंट ऑफ टैक्स विदहोल्ड करेगा। लास्ट इज suppliers of sand, stone, gravel, crush and clay to low cost housing scheme sponsored approved by नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग रूल्स अप्लाई नहीं होते। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।